अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारी एडिटोरियल एक्सप्लेनेशन की सीरीज की थर्ड वीडियो आपके सामने आ रही है, जिसमें कल के जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स पब्लिश हुए थे उनको जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब हमारा जो पहला एडिटोरियल है ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ था, जिसका टाइटल था पुश फॉर पोलियो एरेडिकेशन। अब ये पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए पोलियो केसेस को रोकने के लिए या उसके खात्मे के लिए जो है वो या उसको कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव में लिखा गया। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के वो ममालिक हैं जहां पर अभी भी पोलियो जो है वो या वाइल्ड पोलियो अवेल मौजूद है, ये इसका खात्मा नहीं हो सका। पाकिस्तान में अभी तक पहले 6 मंथ में 6 जो है वो पोलियो के केसेस आ चुके हैं, जो कि पिछले पूरे साल में 6 केसेस थे, अब आधे साल के अंदर ही 6 केसेस आ गए। इसका मतलब ये खुदा ना खास्ता आगे जाकर इसकी तादाद में इजाफा हो सकता है। तो ये एडिटोरियल बता रहा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ही इज डिटर्मिन्ड कि वो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर कुछ ऐसी प्रोग्रेस करेंगे ताकि इस पोलियो के केसेस को रोका जा सके। अब प्रीवियसली चैलेंजेस तो आपको पता ही है कि पोलियो से लड़ने में पाकिस्तान को कौन से चैलेंजेस का सामना है। एक तो लैक ऑफ एजुकेशन है, इसी तरह मिस इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग पोलियो वैक्सीन, फिर जो पोलियो वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी का मसला है, कुछ लोग खुद पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए राजी नहीं है। तो ये हर्डल जो है वो माजी में मौजूद थी। तो अब हुकूमत ने पोलियो वैक्सीन या पोलियो को रोकने के लिए नई टैक्टिक्स जो है वो बनाने का फैसला किया है। एक तो जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो वैक्सीनेशन देने का अमल है, इसको तेज किया जाएगा। वैक्सीनेशन जो है वो उन इलाकों में भी पहुंचाई जाएगी, दूर दराज इलाकों में जहां पर जो है वो रसाई आसान नहीं है। उसके अलावा जो लोगों के माइंड में मिथ्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, उनको एड्रेस किया जाएगा, लोगों को एजुकेट किया जाएगा थ्रू सेमिनार्स, थ्रू कम्युनिटी लीडर्स, मजहबी जो फिगर्स हैं, रिलीजियस फिगर्स हैं, उनके थ्रू। इसी तरह सर्वेलेंस और रिस्पांस के सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा। इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि जो सैंपल्स हैं वो जल्द से जल्द, जो सैंपल्स लैब में जब भेजे जाएं तो उनका रिजल्ट जल्द से जल्द आए। और पोलियो जो वर्कर्स हैं वो पोलियो के सिम्टम्स को जल्दी डिटेक्ट कर लें। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट भी किया जाएगा ताकि जो है वो पोलियो से लड़ने का जो निज़ाम है उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सके, रिसोर्सेज आप जो है वो हासिल कर सकें। एंड लास्टली टारगेट सेट किए जाएंगे। गवर्नमेंट जो है वो टारगेट सेट करेगी कि हमने जो है वो इतने परसेंट केसेस को जो है वो रिड्यूस करना है। इसके अलावा गवर्नमेंट को पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी लड़ने की सबक सीखने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट को गैप एनालिसिस करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि प्रीवियस जो कैंपेन्स थी वो नाकाम क्यों हुई है, और जिन जो वजूहात थी उनकी नाकामी की, उन वजूहात को जो है वो एड्रेस करना चाहिए। यही वो तरीकाकार है जिससे पाकिस्तान जो है वो पोलियो से लड़ सकता है, पोलियो के बढ़ते हुए जो केसेस हैं उनको जो है वो कंट्रोल कर सकता है। हमारा जो दूसरा एडिटोरियल है बेटा, ये द नेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है और इसका टाइटल है बैक टू स्लम्बर। और ये गज़ा के पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है। ये कहता है कि अभी जो करंट सिचुएशन है गज़ा के अंदर वो बड़ी ख़राब है, जिस और अफसोस की बात यह है कि दुनिया का इंटरेस्ट अब गज़ा को लेकर ख़त्म होता जा रहा है। बहुत सारे वादे किए गए ब्रिटिश सॉरी अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वादे ही रहे, सीज फायर का जो है वो कोई उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हुआ। अब और ये भी लगता है कि ये जो वादे किए गए ये जस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहे हैं करीब, तो उसमें जो है वो फायदा लेने के लिए जो है वो किए गए हैं। फिर जो अमेरिका ने सीज फायर रेजोल्यूशन पास करवाई, उस रेजोल्यूशन के पास होने के बावजूद भी किसी किस्म का इसराइल पे कोई असर नहीं है। वो उसी तरीके से गजा के लोगों को जो है वो शहीद कर रहा है। गजा के अंदर जो है वो लोग भूख से मारे जा रहे हैं। और इसराइल के एक्शन से तो यही लगता है कि वो गजा की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन जो है वो चाहता है। होस्टेज तो सिर्फ एक बहाना है। अब ये एडिटोरियल कहता है कि माजी के 76 साल में फलस्तीन जो है वो काफी दफा उसके ऊपर अटैक हुए इसराइल की तरफ से, लेकिन वो वहां से वापस आ गए। लेकिन अब जो अटैक हुआ है, डिस्पाइट सीज फायर, उसमें जो है वो किसी किस्म की कमी होती नजर नहीं आ रही है। इसराइल जो है वो अपने इकदाम से पीछे हटता नजर नहीं आ रहा, और ये भी मुश्किल लग रहा है कि शायद अब इसराइल से गजा का कंट्रोल जो है वो वापस हासिल किया जा सके।
किसी भी कंट्री ने कोई स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टेप नहीं लिया, लाइक इसराइल के साथ कोई इकोनॉमिक टाइज जो है वो खत्म कर दिए जाएं या इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाएं। आल्दो जो इसराइल के खिलाफ सपोर्ट जो है फलस्तीन की वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। इस बढ़ती हुई सपोर्ट के बावजूद भी बहुत सारे ममालिक इसराइल को फलस्तीन को रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, बट फिर भी इसराइल जो है वो बिल्कुल भी अपने इकदाम से बाज नहीं आ रहा और खुलेआम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और अमेरिका जो इसराइल का सबसे बड़ा अलाई है, सबसे बड़ा सपोर्टर है, वो इस बात पर बिल्कुल चुप है। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में आने वाले हैं और वहां पर कोई भी कैंडिडेट इसराइल के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर बात करने के लिए राजी नहीं। इवन फलस्तीन का लफ्ज वो इंसल्ट के तौर पे जो है वो समझते हैं कि अगर उसको बोलेंगे तो ये एक इंसल्ट होगी। और यूएस की जो वैल्यू है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, दोनों ही कैंडिडेट उसको जो है वो वायलेट कर रहे हैं, इस फलस्तीन के ऊपर बात ना करके और इसराइल के एक्शंस को कंडेम ना करके। अब पिछले 76 साल में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो है वो सामने नहीं आ सका जो टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो उस पर अमल दरामद करवा सके। हर दफा फलस्तीनियों का कत्लेआम होता है, इसराइल हमला करता है और दुनिया थोड़े से इमोशन दिखाती है, जज्बात दिखाती है, थोड़ा सा कंडेम करती है और खामोश हो जाती है। अब जो लेटेस्ट जो इसराइल के इकदाम है जो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए हैं, ये सबसे लंबा जो है वो इसराइल का गजा के ऊपर अटैक है। और 8 महीने गुजरने के बाद भी कोई जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ से कोई खातिर खा स्टेप जो है वो नहीं लिया गया। अब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यही है कि दुनिया जो है वो एक तो फौरी तौर पे फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज करे, दूसरा इसराइल के साथ इकोनॉमिक टाइज ख़त्म करे, इसराइल के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाए। इसके अलावा मीडिया आउटलेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो हाईलाइट करने की ज़रूरत है गज़ा के प्रॉब्लम्स को, और लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये एडिटोरियल में मेंशन नहीं है, ये जस्ट मैं एक रिकमेंडेशन के तौर पे बता रहा हूँ। दूसरा, एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको जो है वो अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की ज़रूरत है कि वो गज़ा का जो क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने में अपना रोल जो है वो प्ले करें। इसी तरह दुनिया के जो ममालिक हैं उनको चाहिए कि टू स्टेट सोल्यूशन को जो है वो सपोर्ट करें और टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर अमल दरामद करने की भी पूरी कोशिश करें। ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए फौरी तौर पे, और इसराइल को जो है जो इसराइल ने कत्लेआम एक मैसेकर शुरू किया हुआ है उसको जो है वो जल्द से जल्द रोका जाए। इसके बाद फिर जो है वो बाकी मामला देखे जाएंगे। तो ये बच्चे बैक टू स्लम्बर के अंदर जो है वो डिस्कस किया गया था। अब बेटा जो हमारा तीसरा एडिटोरियल है ये भी द नेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है और इसका टाइटल है कन्फ्यूजन और डिसेप्शन। ये भी गजा के पर्सपेक्टिव में लिखा गया है और बेसिकली इसमें बताया गया है कि 8 मंथ, यानी कि जब से 7 अक्टूबर से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान में, उसके बाद जो है वो अब 31 मई को जाकर जो बाइडन ने जो है वो एक पीस प्लान दिया है। और ये प्लान 3 स्टेजेस में जो है वो काम करेगा। लेकिन ये प्लान थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, या इसमें लगता है कि जैसे कोई रिसेप्शन की जा रही है, क्योंकि जो प्लान जो बाइडन ने दिया है और जो स्टेटमेंट्स नेतन्याहू ने दी हैं उन दोनों में फ़र्क है। अब पहले हम बाइडन का जो पीस प्लान डिस्कस कर लेते हैं। उसने कहा है कि जो ये पीस प्लान है ये 3 फेजेस में जो है वो काम करेगा। फेज 1 में कंप्लीट सीज फायर होगा और इसराइल की जो फोर्सेस हैं वो गजा के पॉपुलेटेड एरिया से, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहां से बाहर निकलेंगे, पूरे गजा से नहीं बाहर निकलेंगे। इसके बदले में कुछ होस्टेजेस को जो है वो छोड़ा जाएगा। फलस्तीनी जो सिविलियंस है वो अपने घरों को वापस जाएंगे और ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो बढ़ाई जाएगी। फिर फेज 2 स्टार्ट होगा जिसमें दोनों साइड से, इसराइल और हमास या गजा वाली साइड से, जो हॉस्टिलिटीज हैं उनको खत्म किया जाएगा। जो रिमेनिंग होस्टेजेस होंगे वो फिर एक दूसरे के वापस किए जाएंगे और इसराइल की जो फोर्सेस है वो कम्प्लीटली जो है वो बाहर आ जाएंगी गजा से। और फेज 3 में गजा गजा की जो है वो रिकंस्ट्रक्शन होगी और जो फाइनल होस्टेजेस का मामला होगा वो भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये है बाइडेन का प्लान। अब जो नेतन्याहू ने इस प्लान को जो है वो 1 जून को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि इसराइल की जो कंडीशंस हैं अभी चेंज नहीं हुई और
उसने कहा कि मैं इस डील को या किसी भी प्लान को तब एक्सेप्ट करूंगा अगर हमास की तमाम मिलिट्री सलाहियतों को और उनकी गवर्नेंस को वहां से खत्म किया जाए गजा से। दूसरा, तमाम होस्टेजेस को एक ही दफा में फ्री किया जाए। और तीसरा, इस बात को इंश्योर किया जाए कि गजा कभी भी फ्यूचर में इसराइल के लिए खतरा नहीं बनेगा। अब और नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जब तक जो उसकी कंडीशंस हैं इनको पूरा नहीं किया जाएगा तब तक किसी किस्म का अमन जो है वह नहीं आ सकता। अब ये जो जो बाइडेन का प्लान था, इसके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन भी क्या कहते हैं सिक्योर की गई। और ये हमास को और इसराइल दोनों को कहा गया कि विदाउट एनी डिले इस रेजोल्यूशन को जो है वो आप क्या करें, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन इसराइली जो एम्बेसडर है उसने जो है वो इसको मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये इसराइल के जो गोल्स हैं उसके साथ अलाइन नहीं करती। और नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमें गजा में पूरी विक्ट्री हासिल नहीं हो जाती तब तक हम अपने मामला जो है वो जारी रखेंगे। हमास हाल दो इस बाइडन बाइडन प्लान को एक्सेप्ट कर रहा है और उसने रजामंदी भी शो की है और रेजोल्यूशन की भी रिस्पेक्ट की है, लेकिन उसने कुछ कंडीशंस की बात की है कि जो गजा के अंदर परमानेंट सीज फायर होना चाहिए और इसराइली फोर्सेस कंप्लीटली जो है वो गजा से बाहर जानी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं जो कंफ्यूजन को या डिसेप्शन को शो करते हैं। एक, एक्चुअल डील क्या थी? क्या ये वो डील थी जो बाइडन ने एक्सप्लेन की या बाइडन ने बताई 3 फेजेस वाली, या जो नेतन्याहू ने जो है वो डिस्क्राइब की? क्योंकि जब अमेरिकन मीडिया ने नेतन्याहू की स्टेटमेंट को कोट किया तो जो यूएस ऑफिशियल्स थे उनकी जो बातें थी उससे यही लगता था कि वो नेतन्याहू की जो कंडीशंस हैं या जो नेतन्याहू उनकी डिस्क्रिप्शन है या एक्सप्लेनेशन है उसके साथ जो है वो अपने आप को खड़ा देखते हैं, यानी कि वो इसराइल को सपोर्ट करें या नेतन्याहू के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करें। और दूसरी कंफ्यूजन ये नजर आती है कि अगर अमेरिका को पहले ही पता है कि इसराइल की ये डिसएग्रीमेंट है तो फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन ही क्यों पुट करवाई? इसका मतलब है वो दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, दुनिया को धोखा दे रहे हैं। तो ये एक कंफ्यूजन नजर आती है। अब ये देखना जरूरी है कि ये कंफ्यूजन इंटेंशनल थी, अपने जाती मफादात के लिए थी, या हादसाती तौर पर इनसे हो गया, ये करना नहीं चाहते थे इनसे हादसाती तौर पे ये चीज हो गई है। तो ये बच्चे एडिटोरियल जो है वो आपका डिस्कस करता है इस पॉइंट। अब बच्चे हमारा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये भी द नेशन न्यूज़पेपर में जो है वो पब्लिश हुआ है और ये बात करता है आपके इश्यूज पाकिस्तान के आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये कहता है कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और पर यानी कि ब्रिटिश इंडिया की पार्टीशन, एक इंडिया बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। और ये डिमांड थी हमारी मुसलमानों की कि या मुस्लिम लीग की कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। और इस पार्टीशन के नतीजे में बहुत सारा जानी और माली नुकसान भी हुआ, माइग्रेशन जब हुई, लोगों की कत्लेआम हुआ, राइट्स हुए और हजारों लोग जो है वो मारे गए। लेकिन सिर्फ ये नहीं हुआ बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है वो अनरिजॉल्व रह गए और आज की डेट तक जो है वो अनरिजॉल्व हैं। लाइक वाटर क्राइसिस हो गया, डिवीजन ऑफ एसेट्स हो गया, माइनॉरिटी राइट्स को ले गया और सबसे बड़ा कश्मीर इशू। अब ये एडिटोरियल जो इश्यूज डिस्कस करता है वो कहता है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है वो है लैक ऑफ स्टेबल एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टेबल एक डेमोक्रेसी जो है वो नहीं आ सकी और एक अनस्टेबल सा इन्वायरमेंट। और ये इंस्टेबिलिटी जो है वो इसकी वजह से गवर्नेंस के क्राइसिस होते रहे और आप मुल्क को लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चला सके। इसके अलावा बार बार मार्शल लॉ का लगना और करप्शन का होना, इसने भी पाकिस्तान को जो है वो सही तरीके से स्टेबल नहीं होने दिया। उसके अलावा पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसने जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी रिजॉल्व करने में मदद नहीं की। और इसकी वजह से हमें सबसे बड़ा खसारा 1971 में बांग्लादेश की सूरत में नजर आता है। और फिर दूसरी चीज, पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा मसला उन्होंने डिस्कस किया और वो कहते हैं कि कलोनियल लेगेसी जो है वो हमारे मुल्क में अभी भी मौजूद है। हमारे मुल्क में जो है वो या हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये फेवर करता है इलीट्स को। इलीट्स में फिर आपके ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाते हैं, आपके पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं,
इनको फेवर करता है, और जो कॉमन पीपल है, आम जनता है, आम आवाम है, उनको जो है वो फेवर बिल्कुल नहीं करता, और वो बेचारी जो है वो पिस रही है, जिसकी वजह से एक ग्रुप बहुत पावरफुल हो गया, डोमिनेटेड हो गया, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को रूल करता है, और एक ग्रुप जो आम लोगों पर मुश्तमिल है वो बेचारा पिसता जा रहा है। फिर उसके बाद पार्टीशन के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर समेत बहुत सारे मसले जो है वो सामने आ गए, और आज तक उन मसाइल की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो दूसरे के करीब नहीं आ सके, और ना ही ये दोनों उस मसले का जो है वो हल निकाल सके। फिर सिविल मिलिट्री रिलेशंस, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री जो है वो पावरफुल इंस्टीट्यूशन है अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल, और सिविलियन इंस्टीट्यूशंस उनके मुकाबले में वीक रहे हैं और इनफेक्टिव रहे हैं। नो डाउट इसमें सिविलियन इंस्टीट्यूशंस की भी अपनी गलतियां हैं, अपनी खामियां हैं, जिसकी वजह से वो वीक रहे हैं। अदरवाइज जब अगर आप खुद पावरफुल होंगे, खुद आप कॉम्पिटेंट होंगे, इफेक्टिव होंगे, एफिशिएंट होंगे, तो फिर कोई इदारा जो है वो आपकी जगह जो है वो नहीं ले सकता। तो इस सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस को पाकिस्तान आज तक जो है वो ख़त्म नहीं कर पाया। उसके बाद करप्शन, आपके मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है, और करप्शन की वजह से फिर पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होती है, लोग नहीं इन्वेस्ट करते, टैक्स रेवेन्यू आपका जो है वो रिड्यूस हो जाता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा लेना पड़ता है अपने मामला को हल करने के लिए। मतलब इन 2024 पाकिस्तान का जो डेट है वो पाकिस्तान के जीडीपी का 80% है, यानी कि हमारे जीडीपी का 80% हमारा डेट है। यही वैल्यू 72% थी 2020 में। तो अब आप देख लें कि करप्शन की वजह से भी हमारे ऊपर कितने जो है वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर पड़ता है। फिर इस एडिटोरियल में फर्दर बात की गई कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक अभी जो करंटली 2024 में क्या मसाइल है। एक तो इकोनॉमिक डाउनफॉल हमारा मसला है, पॉलिटिकल डेडलॉक अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो पॉलिटिकल डेडलॉक है, उसकी वजह से ना तो कोई पॉलिसी बन पा रही है और ना ही किसी पॉलिसी पे अमल हो रहा है, जो पहले से बनी उनके ऊपर भी अमल दरामद रुक गया है। फिर तालिबान का दोबारा से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करना, टेररिज्म को दोबारा से स्टार्ट हो जाना। फिर वाटर क्राइसिस पाकिस्तान के बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी वजह से एग्रीकल्चर, आपकी इंडस्ट्री और लोगों लाखों लोगों की जो डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। फिर आपके मुल्क में एथनिक और रिलीजियस मामला इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आए रोज़ कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ पे कुछ मामला हो जाते हैं, कहीं शिया सुन्नी फसादात शुरू हो जाते हैं। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये जो तमाम इश्यूज हैं इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। उनको जो है वो पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक पाथ पर जो है वो चलाने की ज़रूरत है, और ये ऐसे ही होगा जब आपके सिविलियन इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे, जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, कानून तमाम लोगों के लिए बराबर होगा, जब आप अपने मुल्क में करप्शन को रोकेंगे, जब आप अवाम की, इलीट्स की बजाय अवाम की जो डिमांड है, अवाम की जो कंसर्न्स है उनको एड्रेस करेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी लीडरशिप सिंसियर होगी, और आपकी लीडरशिप अपने नहीं मुल्क के साथ जो है वो वफादार होगी, तभी पाकिस्तान के मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये भी द नेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, और ये सी पैक के पर्सपेक्टिव में लिखा गया है। सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए बड़ा क्रूशल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। और ये चाइना का जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी एक की प्रोजेक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट उनके लिए भी। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और रीजनल कनेक्टिविटी। लेकिन सीपैक को इसकी सिग्निफिकेंस के साथ साथ कुछ इसको चैलेंजेस का भी सामना है। सबसे पहले हम इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। एक तो सीपैक जो है वो पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन है, इकोनॉमिक लाइफलाइन है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल प्रॉस्पेरिटी ला सकता है, खुशहाली ला सकता है, बाय इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स को क्रिएट करके और ट्रेड को बूस्ट करके। इनके जरिए पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। दूसरा, इसके जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, जियो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट्स और जियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए बहुत ज्यादा है। अब जो यूएस और उसके अलाइज हैं वो सी पैक को जो है वो अपने लिए एक चैलेंज समझते हैं, और इसे चाइना का बढ़ता हुआ असर और रसूख जो है दुनिया में, उसमें एक कड़ी समझते हैं। तो वो जाहिर सी बात है इसके लिए और इसके रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो उसकी वजह से चैलेंजेस जो सी पैक को सामना है उसमें ये है कि एक तो टेररिस्ट अटैक जो है वो
बहुत ज़्यादा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर होने लगे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का इंटरनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अनस्टेबल है। पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान में है, उसकी वजह से भी सी पैक की प्रोग्रेस जो है वो रुक गई है। फिर दहशतगर्द ग्रुप जो है, जो ईरान में बैठे हैं, कुछ ज़्यादातर अफगानिस्तान में बैठे हैं, और कुछ इंडियन स्पॉन्सर्स हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर और चाइनीज़ वर्कर, पाकिस्तान के जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर और चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक में दो कंट्रीज तो ऐसे हैं जिनके साथ ताल्लुकात डायरेक्टली ख़राब है, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान। और ईरान के साथ भी एक मिला जुला एक माहौल रहता है। और अब जो हमारा की अलाई है जो सी पैक के अंदर, वो है चाइना। चाइना भी अब जो है वो फ्रस्ट्रेशन के साइन शो कर रहा है पाकिस्तान के गवर्नेंस इश्यूज को लेके। अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए थे, तो चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियर मैसेज दिया था और ओपनली कहा था कि आप अगर चाहते हैं कि सी पैक के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलें, काम करें और हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट आए, तो आपको सिक्योरिटी के मामला को और अपने मुल्क के मामला को बेहतर करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं इंडिया की, अफगानिस्तान की या इसराइल की या इवन अमेरिकन, वो भी सी पैक को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है, इकोनॉमिक जो एक डाउन टर्न हमारे मुल्क में चल रहा है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं बना पा रहा। क्योंकि हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, तो फिर हमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ता है, जो कि चाइना के साथ जो है वो अलाइन नहीं है। चाइना के कुछ और इंटरेस्ट हैं, इनकी कुछ और डिमांड्स हैं। तो इसके बाद एक और चीज, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस जो है दुनिया में, वो भी कम होता जा रहा है। अब दुनिया में पाकिस्तान की जो ग्लोबल अफेयर्स में जो एक पाकिस्तान की किसी जमाने में इंपॉर्टेंस होती थी, अब वो खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो सही मायने में अपनी बात जो है वो दुनिया तक नहीं पहुंचा रहा है, या अपना सी पैक का जो केस है उसको सही तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है लीडरशिप का। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी कोई भी ऐसा क्रेडिबल लीडर नहीं है जो पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात को और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके। ज्यादातर लीडरान वो हैं जो अपने जाती मफादात और अपने पर्सनल मामलात को जो है वो देखते हैं, रादर देन कंट्री की वेलबींग को देखने के लिए। तो जरूरत यह है कि पाकिस्तान को एक ऐसा स्ट्रांग लीडर चाहिए जिसके लिए अपनी जात नहीं बल्कि मुल्क ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और यही वो तरीकाकार है जिससे पाकिस्तान अपने मसाइल का जो है वो हल कर सकता है। अब आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि चले इसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। अब हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज इलेक्शन इंटेग्रिटी, और ये जो है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो है वो पब्लिश हुआ था। अब बचे एडिटोरियल नंबर 6 और 7, ये यूएस के अंदर जो है वो एक रेजोल्यूशन पास की गई रिगार्डिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शंस इन पाकिस्तान, जो कि रिसेंटली February 8 को जो है वो कंडक्ट हुए थे, उससे रिलेटेड है। तो ये मैं आपको ऑडियो मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो समझाऊंगा। आप लोगों में से जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हमारा एडिटोरियल्स की एक्सप्लेनेशन के लिए, तो ये नंबर मैंशनड है 03314 लेट मी करेक्ट 45990996। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपने आप को जो है वो उस ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं, ताकि आप जो है वो हमारे ऑडियो मैसेजेस के थ्रू जो एडिटोरियल की एक्सप्लेनेशन है उससे भी फायदा उठा सकें। अब ये जो लास्ट एडिटोरियल है ये डॉन न्यूज में पब्लिश हुआ है और इसका टाइटल है व्हाट इफ। और बेसिकली ये एक्सप्लोर करता है उन क्रिटिकल डिसीजंस को और इवेंट्स को जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुए, और अगर वो ना हुए होते तो आज पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर मुल्क होता, एक प्रॉस्पेरस कंट्री होता। इसमें पहली चीज, हमने कायदे आजम की जो है वो जो एडवाइस है उसके ऊपर अमल नहीं किया। कायदे आजम ने कहा था कि हमें जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है, जहां पर एक सिविल मिलिट्री रिलेशंस के बीच में बैलेंस होगा, डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी। और अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आजकल पैदा हुई है ये ना पैदा होती, और हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो या पॉलिटिकल जर्नी जो है वो बड़ा स्मूथली चलता। फिर ये कहता है कि अगर 1965 की वॉर में या 65 की वॉर को अयूब खान ने अवॉइड किया होता या वो ना होती, हमें ऑपरेशन जिब्राल्टर ना किया होता, तो पाकिस्तान की जो उस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ थी बड़ी इंप्रेसिव थी, वो सफर हमारा कंटिन्यू रहता और हमारा कंट्री एक मॉडल ऑफ प्रॉस्पेरिटी बन के सामने आता।
फिर 1971 में अगर याहिया खान ने पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है वो होने दिया होता और मिलिट्री एक्शन ना लिया होता, तो हम शायद बांग्लादेश जैसा एक मुल्क या बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान को अपने से अलग होता ना देखते। फिर उसकी अगर भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी 1972 में ना अपनाई होती, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी जो है, मतलब सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल जो है वो स्टेट का होगा, गवर्नमेंट का होगा। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो बिजनेस ओनर्स थे, जो बिजनेस सेक्टर था, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक कर गया और जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुक गई। इसी तरह अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वॉर में ना हिस्सा लिया होता और ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ 1977 में ना लगाया होता, तो आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो ना ही हमें अफगान जिहाद के सम्राट दहशतगर्दी की सूरत में देखने पड़ते और ना ही रिलीजियस हमें एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता। फिर इसी तरह कारगिल कॉन्फ्लिक्ट अगर 1999 में ना हुआ होता, तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो लाहौर डिक्लेरेशन था वो एक लॉन्ग लास्टिंग पीस जो है वो ला सकता था। अब लाहौर डिक्लेरेशन 1999 में वाजपेयी और नवाज शरीफ के दरमियान एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें ये फैसला किया गया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने तमाम मसाइल इंक्लूडिंग कश्मीर इशू पीस और डायलॉग और निगोशिएशंस के जरिए हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी किस्म की भी जो है वो न्यूक्लियर वॉर का जो है वो खतरा या न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा जो है वो उससे बचा जा सके। लेकिन लाहौर डिक्लेरेशन के बाद कारगिल वॉर होगी और ये सारे का सारा जो एक अमल था पीस का, ये रुक गया। इसी तरह अगर मुशर्रफ साहब ने वार ऑन टेरर में अमेरिका का साथ देने से पहले उनसे निगोशिएशन किया होता, तो पाकिस्तान ज्यादा फेवरेबल पोजीशन में होता और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात भी हमारे बेहतर होते हैं। अब उसमें उसके बाद ये एडिटोरियल एक्सप्लेन करता है हमारी मेजर एम्बेरसमेंट को। वो कहता है कि अगर उसामा बिन लादेन को एबटाबाद से 2011 में अमेरिका ने ना पकड़ा होता, हमने पकड़ लिया होता, तो हमें दुनिया के सामने एक एम्बेरसमेंट का सामना ना करना पड़ता और हमारी ग्लोबल रेपुटेशन भी बेहतर होती। इसी तरह अगर पठानकोट अटैक ना होते, चाहे वो इंडिया ने खुद ही कराए, जानबूझ के कराए, तो शायद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक पीस का और एक क्या कहते हैं, पीस टॉक का जो एक अमल है वो चलता रहता। क्योंकि 2015 में आपको पता है कि मोदी ने एक सरप्राइज विजिट लाहौर में किया था जो इस बात को शो कर रहा था कि इंडिया जो है वो भी अब पीस की तरफ जो है वो जाना चाहता है, लेकिन खुद ही पठानकोट करवा के उन्होंने जो है वो मामला खराब कर दिया। फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान में 2017 के बाद से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा की गई है या क्या पैदा हो गई, उसको कंट्रोल कर लिया जाता किसी भी तरीके से, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो समरात हैं, जो फायदे हैं, वो हमें अब तक हासिल हो चुके होते। अब जरूरत क्या है, पाकिस्तान को बेटर फ्यूचर जो है उसको देखने के लिए एक तो हिस्ट्री से सबक सीखने की जरूरत है। ठीक है, एक हिस्ट्री से सबक सीखने की जरूरत है और हमारे लीडर्स जो हैं उनको अवाम की राय के हिसाब से एक यूनिफाइड नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए जिसपे तमाम जो लोग हैं मुत्तफिक हों, चाहे वो टेररिज्म के ऊपर हो, चाहे इकोनॉमी के ऊपर हो, चाहे पॉलिटिकल मामला के ऊपर हो। और इसके लिए आपको एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है जिसमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो है वो शामिल हों, जिसमें इकोनॉमी से फिर इकोनॉमी के ऊपर कंसेंसस किया जाए, फिर सिक्योरिटी के ऊपर कंसेंसस किया जाए। यही वो तरीकाकार है जिनके ऊपर अमल करके पाकिस्तान जो माजी की गलतियां हैं, जो माजी में खसारा बर्दाश्त करके आया, फ्यूचर में उसको सारे से जो है वो बच सकता है। तो ये बेटा आज के एडिटोरियल थे जो एक्चुअली पब्लिश तो कल हुए थे, लेकिन इसकी वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ और आज वालों की वीडियो कल अपलोड करूंगा। तो अगर आप लोगों को समझ आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और फिर इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने आपको बता दिया है कि आप में से कोई भी इसको ज्वाइन करना चाहे तो 0334599096 पे जो है वो आप मैसेज करके अपने आप को हमारा जो एडिटोरियल्स का ग्रुप है वहाँ पर जो है वो अपने आप को ऐड करवा सकते हैं। शुक्रिया।